नमस्कार। इस वीडियो में हम बेसिक रेखागणित के 40 महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हल करके रेखागणित को एकदम शुरुआत से सीखने का प्रयास करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक दिए गए बिंदु से कितनी रेखाएं गुजर सकती है। बात करें बिंदु की तो बिंदु सिर्फ वास्तविक स्थिति को निर्धारित करता है। बिंदु की कोई लंबाई, चौड़ाई या ऊंचाई नहीं होती, अर्थात बिंदु की कोई विमा नहीं होती। एक दिए गए बिंदु से कितनी रेखाएं गुजर सकती है, तो इसके लिए एक बिंदु बना दिया। अब इससे गुजरने वाली रेखाओं की संख्या, जैसे ये पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, तो इस तरह से एक बिंदु से अनगिनत रेखाएं गुजर सकती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी। अगला सवाल है, दो बिंदुओं से कितनी रेखाएं गुजर सकती है। दो बिंदुओं से गुजरने वाली रेखाओं की संख्या, तो जैसे उदाहरण के तौर पर ये पहला बिंदु और ये दूसरा बिंदु, इसे मैं नाम देता हूँ, इसका नाम ए और इसका नाम बी। तो इन दोनों बिंदुओं से गुजरने वाली रेखाओं की संख्या, तो अगर हम ध्यान से देखें तो इन दोनों बिंदुओं से एक ही रेखा गुजर सकती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए। अगला सवाल, एक बहुभुज का रेखाखंड क्या कहलाता है। बात करें बहुभुज की तो 3 या 3 से अधिक रेखाखंडों से बनी बंद आकृति जो है बहुभुज कहलाती है। जैसे उदाहरण के तौर पर यह एक त्रिभुज है, 3 भुजाओं से बनी बंद आकृति है, तो यह जो है न्यूनतम भुजाओं से बना एक बहुभुज है। और इस बहुभुज का रेखाखंड जो है वो कहलाता है भुजा, अर्थात ये 3 भुजाओं से बनी आकृति है, तो इसमें 3 रेखाखंड है, तो रेखाखंड बहुभुज का भुजा कहलाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी। अगला सवाल है, वह रेखागणितीय आकृति जिसकी कोई विमा नहीं होती, अर्थात जिसकी लंबाई, चौड़ाई या ऊंचाई नहीं होती। तो बिंदु सिर्फ वास्तविक स्थिति को दर्शाता है, इसकी कोई लंबाई, चौड़ाई या ऊंचाई नहीं होती। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, एक रेखा पर कितने बिंदु हो सकते हैं। तो एक रेखा बनाते हैं, जैसे ये एक रेखा है और इस रेखा पर होने वाले बिंदुओं की संख्या, तो जैसे उदाहरण के तौर पर ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, तो इस तरह से एक रेखा पर अनंत बिंदु हो सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी। एक रेखा की लंबाई होती है, रेखा की लंबाई, तो जब किसी रेखाखंड को, जैसे ये है रेखाखंड, इसको दोनों तरफ बिना किसी अंत के विस्तृत किया जाए, अर्थात जिसका प्रारंभिक बिंदु भी निश्चित नहीं है और ना ही अंतिम बिंदु निश्चित है, तो इस तरह से रेखा की लंबाई जो है वो हो जाएगी अनिश्चित। रेखाखंड की लंबाई हमेशा निश्चित होती है। अगला सवाल, निम्न में से कौन सा खुला वक्र है। बात करें वक्र की तो पेन या पेंसिल से बनाई गई कोई भी आकृति, चाहे वो सीधी हो या वो टेढ़ी हो, वक्र कहलाती है। अब इसमें पूछा गया है कौन सा खुला वक्र है, तो पहला ऑप्शन में ये बंद वक्र है, ये भी बंद वक्र है और ये भी बंद वक्र है। ये डी विकल्प में है, ये है खुला वक्र। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी। अगला सवाल है, निम्न में से रेखा कौन सी है। तो बात करें पहले ऑप्शन की तो ये है किरण, दूसरा ऑप्शन ये है विकल्प रेखाखंड, तीसरा है ये है बिंदु और चौथा ये है रेखा। किरण जो है वो रेखा का एक भाग होता है, एक बिंदु से प्रारंभ होकर
एक दिशा में, दोनों दिशाओं में रेखा विस्तृत होती है, किरण सिर्फ एक दिशा में बिना किसी अंत के विस्तृत या विस्तारित होती है। रेखाखंड के दोनों अंत बिंदु निश्चित होते हैं और बिंदु की कोई लंबाई, चौड़ाई या ऊंचाई नहीं होती। तो निम्न में से रेखा है डी, ये ऑप्शन इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से समांतर रेखाएं हैं। समांतर नाम से स्पष्ट है, समान अंतर, अर्थात जिन रेखाओं के बीच में हमेशा समान अंतर, समान दूरी रहे, वह समांतर रेखाएं कहलाती है। पहले विकल्प में ये समांतर रेखाएं नहीं है, ये है प्रतिच्छेदी रेखाएं, एक दूसरे को काट रही है। ये है लंबवत रेखाएं, दोनों के रेखाओं के मिलान बिंदु पर 90 डिग्री का अर्थात समकोण बन रहा है, तो ये है लंबवत रेखाएं। ऑप्शन डी में ये दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर है, अर्थात एक दूसरे से हमेशा समान दूरी बनाए हुए है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, बहुभुज का निर्माण कम से कम कितनी भुजाओं से होता है? तो बहुभुज का निर्माण कम से कम 3 भुजाओं से होगा। यह एक प्रकार का बहुभुज है। नेक्स्ट, 3 या 3 से अधिक रेखाएं जो एक ही बिंदु से गुजरती है, क्या कहलाती है? बात करें विकल्पों में, समांतर रेखाएं वे रेखाएं जिनके बीच में हमेशा समान अंतर अर्थात समान दूरी रहे। प्रतिच्छेदी रेखाएं वे रेखाएं जो आपस में एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हो अर्थात काटती हो। और लंबवत रेखाएं वो रेखाएं जिनके मिलान बिंदु पर समकोण अर्थात 90 डिग्री का कोण बन रहा हो। संगामी रेखाएं, समगामी, सम यानी समान, गामी यानी गुजरने वाली, समान बिंदु से गुजरने वाली, जैसे एक बिंदु से, इन सभी रेखाओं का एक मिलान बिंदु है O, तो ये 3 या 3 से अधिक रेखाएं हैं जो एक ही बिंदु से गुजरती है, तो ये कहलाती है संगामी रेखाएं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी। अगला सवाल है, रेखा का एक भाग जिसके 2 अंत बिंदु होते हैं। तो रेखा जैसे ये एक प्रकार की रेखा है, अब इसके दोनों अंत बिंदु फिक्स कर दिए जाए, निश्चित कर दिए जाए, तो जैसे मैं इनके तीर के निशान मिटा देता हूँ, तो ये बन जाएगा रेखाखंड। तो रेखा का एक भाग जिसके 2 अंत बिंदु निश्चित होते हैं वह कहलाता है रेखाखंड। रेखा के एक भाग का अगर एक दिशा निश्चित हो, जैसे यह कहलाती है किरण। एक रेखाखंड की निश्चित होती है लंबाई, चौड़ाई, क्षेत्रफल या ऊंचाई। तो रेखाखंड की हमेशा निश्चित लंबाई होती है। एक त्रिभुज में कितने विकर्ण होते हैं? बात करें त्रिभुज की, तो 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति त्रिभुज कहलाती है। त्रिभुज के 3 शीर्ष होते हैं, इसमें 3 भुजाएं हैं और 3 कोण हैं। तो इसे मैं नामकरण कर देता हूँ A, B, C। तो अगर शीर्षों की बात करें तो A, B और C है। भुजाओं की बात करें AB, BC और AC कहें या CA। कोण, ये कोण A, कोण B और ये कोण C। त्रिभुज के तीनों आंतरिक कोणों का योग होता है 180 डिग्री। त्रिभुज में किन्हीं भी 2 भुजाओं का योग हमेशा तीसरी से अधिक होता है। विकर्ण त्रिभुज या कोई भी आकृति हो जिसका शीर्ष जिस अन्य शीर्ष से नहीं मिला हुआ हो उससे मिलाना है। तो जैसे यहाँ पर यह शीर्ष इन दोनों शीर्ष से मिला हुआ है, B और C से। C भी दोनों शीर्ष A और B से मिला हुआ है।
बी भी दोनों शीर्ष ए और सी से मिला हुआ है, अर्थात त्रिभुज में विकर्णों की संख्या होती है 0, अर्थात त्रिभुज में विकर्ण नहीं होता। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, जब दो रेखाएं एक दूसरे के लंबवत होती है तो उनके मिलान बिंदु पर कितने डिग्री का कोण बनता है। दो रेखाएं एक दूसरे के मिलान बिंदु पर जब 90 डिग्री का कोण बनाती है, अर्थात समकोण, तो ये रेखाएं आपस में लंबवत कहलाती है, परपेंडिकुलर लाइन। तो यहाँ कह सकते हैं ए बी लंबवत है सी डी के। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, जब दो रेखाएं एक दूसरे के लंबवत होती है तो उनके मिलान बिंदु पर 90 डिग्री का अर्थात समकोण बनता है। एक पंचभुज में भुजाओं की संख्या कितनी होती है। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, पंचभुज, पंचभुज में भुजाओं की संख्या होगी 5। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी आकृति द्विविमीय है। द्विविमीय अर्थात जिसकी दो विमाएं हो, लंबाई और चौड़ाई, अर्थात जिसकी ऊंचाई ना हो, या जो समतलीय आकृति हो। तो घन त्रिविमीय आकृति है, इसकी लंबाई चौड़ाई या ऊंचाई होती है। घन का उदाहरण के रूप में आप पासा कह सकते हैं। घनाभ संदूक की जो आकृति है वो घनाभाकार है। गोला फुटबॉल या गेंद की आकृति जो है वो गोलाकार, ये त्रिविमीय है। वृत्त एक समतलीय आकृति है और इसकी दो विमाएं लंबाई और चौड़ाई, अर्थात यह एक द्विविमीय आकृति है वृत्त। बाकी तीनों घन, घनाभ और गोला, ये तीनों त्रिविमीय आकृतियां हैं। नेक्स्ट सवाल है, कौन सी आकृति त्रिविमीय है। आयत समतलीय आकृति, लंबाई और चौड़ाई। वृत्त भी समतलीय आकृति। त्रिभुज भी समतलीय आकृति है, 3 भुजाओं से घिरी। गोला जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों होती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है कि इनमें से त्रिविमीय आकृति है डी। क्षेत्रफल की मानक इकाई है मीटर, सेंटीमीटर, वर्ग मीटर या घन मीटर। तो जैसे ये एक आयताकार आकृति है, लंबाई जैसे मान लो इसकी है 5 मीटर उदाहरण के लिए, और चौड़ाई है इसकी 2 मीटर। तो इसका क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई हो जाएगा 10 वर्ग मीटर या 10 मीटर स्क्वायर। तो क्षेत्रफल को जो है वो वर्ग मीटर में मापा जाता है। क्षेत्रफल की मानक इकाई है वर्ग मीटर। आयतन अर्थात त्रिविमीय आकृति जो आयतन है वह उसकी मानक इकाई है घन मीटर। जैसे इस क्वेश्चन का आंसर तो हो जाएगा सी। अब जो आयतन की मानक इकाई है वो होगी घन मीटर। उसका उदाहरण देखते हैं। जैसे ये अगला सवाल है, आयतन की मानक इकाई। आयतन की मानक इकाई है घन मीटर। तो इसके लिए जैसे मैं एक घनाभाकार आकृति लेता हूँ, इसकी लंबाई लेते हैं, जैसे मान लो उदाहरण के तौर पर 5 मीटर, चौड़ाई 4 मीटर और ऊंचाई उदाहरण के लिए 3 मीटर। तो इनका आयतन जो होगा वो होगा इस आकृति का लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, अर्थात 5 गुणा 4 गुणा 3। तो 5 चौके 20 गुणा 3 हो गया 60 मीटर गुणा मीटर गुणा मीटर, जिसे मीटर क्यूब कहें या जिसे घन मीटर कहते हैं। तो आयतन की मानक इकाई होती है घन मीटर। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी। एक त्रिभुज में होते हैं, बात करें त्रिभुज की,
तो त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं, 3 शीर्ष भी होते हैं और 3 कोण भी होते हैं। तो इनमें से सभी विकल्प त्रिभुज में होते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, निम्न में से न्यून कोण त्रिभुज कौन सा है। अब त्रिभुज में आंतरिक कोण होते हैं 3, तीनों का योग होता है 180 डिग्री। न्यून कोण जो है वो 90 डिग्री से छोटा और 0 डिग्री से बड़ा। तो अगर किसी त्रिभुज के तीनों कोण न्यून कोण है तो वह त्रिभुज न्यून कोण त्रिभुज कहलाता है। जिस त्रिभुज का एक कोण समकोण है वह समकोण त्रिभुज, क्योंकि किसी भी त्रिभुज में 2 कोण समकोण संभव नहीं है। और जिस त्रिभुज का एक कोण अधिक कोण हो वह त्रिभुज अधिक कोण त्रिभुज कहलाता है। तो चित्रानुसार यहाँ जो ऑप्शन है ए, इसके तीनों कोण न्यून कोण है, अर्थात 0 डिग्री से बड़े और 90 डिग्री से छोटे हैं। दूसरे विकल्प में ये है समकोण त्रिभुज, ये है अधिक कोण त्रिभुज। उदाहरण के लिए जैसे मान लो ये कह सकते हैं 110 डिग्री का है और ये भी है समकोण त्रिभुज। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है 50 डिग्री का पूरक कोण। अब पूरक कोण जब 2 कोणों का योग समकोण हो जाए अर्थात 90 डिग्री हो जाए तो वो पूरक कोण कहलाते हैं। तो 50 डिग्री का पूरक कोण हो जाएगा 40 डिग्री, क्योंकि इन दोनों कोणों का योग होता है 90 डिग्री अर्थात समकोण। तो ये हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी। अगला सवाल है, वह रेखाखंड जो वृत्त की परिधि पर स्थित किन्हीं 2 बिंदुओं को जोड़ता है। बात करें वृत्त की तो जैसे मान लो ये एक वृत्ताकार आकृति है और ये इसका वृत्त का केंद्र है, इसे हम नाम देते हैं ओ। वृत्त के केंद्र से परिधि तक की दूरी जैसे ओ ए, ये कहलाती है त्रिज्या। और परिधि पर स्थित किन्हीं 2 बिंदुओं को मिलाने से बनी आकृति या बना रेखाखंड जो है यह कहलाता है जीवा, इसे हम नाम देते हैं सी डी। और वृत्त की सबसे बड़ी जीवा जो है वह कहलाती है व्यास, जैसे ये है ए बी। तो वह रेखाखंड जो परिधि पर स्थित 2 बिंदुओं को जोड़े और वृत्त के केंद्र से गुजरे तो वह जो है व्यास कहलाता है। और यह है जो है सी से लेकर डी तक की ये दूरी यह कहलाती है चाप। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं कि वृत्त की परिधि पर स्थित किन्हीं 2 बिंदुओं को जो जोड़ता है तो वह कहलाती है जीवा। 40 डिग्री का संपूरक कोण क्या होगा। तो जब 2 कोणों का योग 180 डिग्री हो तो वो संपूरक कोण कहलाते हैं। तो 40 डिग्री का संपूरक कोण हो जाएगा 140 डिग्री, क्योंकि इन दोनों का योग होता है 180 डिग्री। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, निम्न में से असममित आकृति है। असममित, अब सममिति क्या होती। सममिति जैसे किसी आकृति को, जैसे मान लो ये एक आकृति है आयत, इसको एक रेखा के अनुदिश मोड़ने पर आकृति का बायां और दायां भाग एक दूसरे में पूर्णतः संपाती हो जाए। जैसे मान लो मैं ऐसे 2 एक जैसे बराबर भागों में बांटता हूं। तो जैसे मान लो मैं इसके सेंटर में एक दो एक जैसे बराबर भागों में, चाहे वो इस तरह से हो चाहे वो इस तरह से भी हो सकता है। तो यह जो है रेखा, यह सममिति रेखा कहलाती है। जैसे मान लो ये रेखा और ये रेखा, ये है सममिति रेखा है, क्योंकि ये रेखा जो है आकृति को एक जैसे
दो बराबर भागों में बांटती है, तो ये सममिति रेखा कहलाती है। अब इसमें से असममित आकृति कौन सी है? तो बात करें आयत की, तो आयत जो है वो सममित आकृति है। बात करें वर्ग की, जैसे उदाहरण के लिए वर्ग बनाते हैं, तो वर्ग को भी इस तरह से दो एक जैसे बराबर भागों में काट सकते हैं, बांट सकते हैं इस तरह से। वृत्त को भी इस तरह से। तो एक वृत्त में अनंत सममित रेखाएं होती है, और जो चौथा विकल्प है समलंब चतुर्भुज, यह असममित आकृति है। कैसे? तो इसके लिए जो है हम समलंब चतुर्भुज बनाएंगे। जैसे अब इस आकृति को हम दो एक जैसे भागों में नहीं बांट सकते, तो यह है असममित आकृति, अर्थात इसमें सममित रेखा नहीं खींची जा सकती। अगला सवाल है, किसी चतुर्भुज के आंतरिक कोणों का योग कितना होता है? अब चतुर्भुज, किसी भी बहुभुज के आंतरिक कोणों का योग ज्ञात करने के लिए एक सूत्र है। वो सूत्र इस तरह से है कि n-2 गुणा 180 डिग्री। अब अगर वो त्रिभुज है तो 3 में से 2 गया 1, 1 गुणा 180, तो त्रिभुज के तीनों आंतरिक कोणों का योग हो जाएगा 180 डिग्री। अब अगर चतुर्भुज है तो n का मान हो जाएगा 4, तो 4 में से 2 गए 2, तो चतुर्भुज के चारों आंतरिक कोणों का योग 180 गुणा 2 हो जाएगा 360 डिग्री। और अगर पंचभुज है तो n का मान हो जाएगा 5, तो 5 माइनस 2 अर्थात 3, 3 गुणा 180, अर्थात पंचभुज के पांचों आंतरिक कोणों का योग होता है 540 डिग्री। तो इस तरह से हम इस सूत्र से किसी भी बहुभुज के आंतरिक कोणों का योग ज्ञात कर सकते हैं, और किसी भी बहुभुज के सभी बाह्य कोणों का योग होता है, वो होता है 360 डिग्री। किसी भी बहुभुज के बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है। तो उदाहरण के लिए जैसे एक मैं त्रिभुज बनाता हूँ, और वो भी समबाहु, जिसकी तीनों भुजाएं समान हो। जैसे ये एक समबाहु त्रिभुज है, तो इसके तीनों कोण हो जाएंगे आंतरिक कोण 60 डिग्री के। अब इस त्रिभुज के तीनों बाह्य कोण, ये 60 का है, तो ये दोनों कोण जो है रेखीय युग्म बना रहे हैं, तो यह कोण हो जाएगा रेखीय युग्म, अर्थात इन दोनों का योग हो जाएगा सरल कोण, अर्थात 180 डिग्री। तो ये 60 का, तो ये भी हो जाएगा 120 डिग्री का। तो ये भी बाह्य कोण 120 डिग्री का, इस तरह से ये भी बाह्य कोण 120 डिग्री का। तो तीनों का योग देख सकते हैं 120 प्लस 120 प्लस 120, अर्थात बहुभुज के सभी बाह्य कोणों का योग होता है 360 डिग्री। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा चतुर्भुज के आंतरिक कोणों का योग होता है 4 समकोण के बराबर, अर्थात 4 गुणा 90 डिग्री बराबर 360 डिग्री। त्रिभुज का निर्माण संभव नहीं है। त्रिभुज में किसी भी या किन्हीं भी दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी से अधिक होता है। तो इसके लिए हम देख सकते हैं 3 और 4 7, 5 से ज़्यादा है, 5 और 3 8, 7 से ज़्यादा है, 5 और 2 7, 2 से ज़्यादा है, और 6 और 8 14, 10 से ज़्यादा है।
लेकिन अगर इन दोनों भुजाओं को जोड़ें 2 मीटर और 2 मीटर, तो ये होते हैं 4 मीटर, जो कि 5 से कम है। तो ये जो सी विकल्प है, इससे त्रिभुज का निर्माण संभव नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। त्रिभुज के तीनों आंतरिक कोण संभव नहीं है। अब तीनों आंतरिक कोणों का योग तो होता है 180 डिग्री। तो जैसे मान लो 60, 50 और 70, 60 और 50 110, 110 और 70 180। तो यह तो इससे त्रिभुज बन सकता है। 120 और 30, 150 और 30, 180, इससे भी त्रिभुज बन सकता है। 90 और 40, 130 और 50, 180, इससे भी त्रिभुज का निर्माण संभव है। किसी भी त्रिभुज में दो समकोण नहीं हो सकते हैं, या यूँ कहें कि इनका आंतरिक कोणों का योग भी 180 से अधिक हो रहा है, तो इन कोणों के माप से त्रिभुज का बनना संभव नहीं है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी। समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक आंतरिक कोण का मान क्या होगा? समबाहु हम जानते हैं वह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान माप की हो। तो अगर तीनों भुजाएं समान माप की है तो तीनों कोण भी समान माप के ही होंगे। जब तीनों कोण समान माप के होंगे तो त्रिभुज के तीनों आंतरिक कोणों का योग 180 डिग्री का होता है। तो प्रत्येक कोण जो है वो बन जाएगा 60 डिग्री का। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है त्रिभुज का वह प्रकार जिसकी दो भुजाएं समान लंबाई की होती है। दो भुजाएं समान, एक अलग माप की। तो यहाँ विकल्प में देखें तो समबाहु वह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान हो, विषमबाहु वह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग माप की हो, समद्विबाहु अर्थात नाम से स्पष्ट है सम यानी समान, द्वि यानी दो, जिसकी दो भुजाएं समान हो वह समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, शून्य कोण का माप कितना होता है? शून्य कोण नाम से स्पष्ट है, शून्य कोण होता है 0 डिग्री का। 90 डिग्री का समकोण कहलाता है। 180 डिग्री का सरल कोण या इसे ऋजु कोण भी कहते हैं। 75 डिग्री का 0 से बड़ा 90 से छोटा न्यून कोण। अन्य कोणों की बात करें तो जैसे मान लो ये जो है 180 से बड़ा और 360 से छोटा, इसे कहा जाता है वृहत या प्रतिवर्ती कोण। प्रतिवर्ती कोण या परिवर्ती कोण। और संपूर्ण कोण होता है 360 डिग्री का। यह है संपूर्ण कोण। अगला सवाल देखते हैं, 180 डिग्री से अधिक तथा 360 डिग्री से कम माप का कोण क्या कहलाता है? हमने अभी सीखा है, यह परिवर्ती कोण या वृहत कोण के नाम से जाना जाता है। संपूर्ण कोण 360 डिग्री का। पूरक कोण जब दो कोणों का योग समकोण हो अर्थात 90 डिग्री हो तो वो पूरक कोण कहलाते हैं। और रेखिक युग्म अर्थात जब दो कोण 180 डिग्री का योग हो दोनों कोणों का, अर्थात जब दोनों कोण एक सरल रेखा बनाते हो तो वह रेखीय युग्म कहलाते हैं। किसी विषमबाहु त्रिभुज में होते हैं। विषमबाहु अर्थात जिसकी तीनों भुजाएं असमान हो। विषमबाहु त्रिभुज का निर्माण करते हैं। इसकी में तीनों कोण बराबर होते हैं समबाहु त्रिभुज में। कोई दो कोण बराबर होते हैं समद्विबाहु त्रिभुज में,
विषमबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं अलग अलग माप की होती है, इसलिए तीनों कोण भी अलग अलग माप के ही होंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी। तीनों भुजाएं बराबर होती है समबाहु त्रिभुज में। अगला सवाल, आयत का क्षेत्रफल होता है। आयत यह एक आयताकार आकृति है, यह इसकी लंबाई, यह है इसकी चौड़ाई। क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई, तो आयत का क्षेत्रफल होगा लंबाई गुणा चौड़ाई। वर्ग के क्षेत्रफल की बात करें तो वर्ग में चारों भुजाएं बराबर होती है, इसलिए वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुणा भुजा। इनमें से किस आकृति का परिमाप ज्ञात नहीं किया जा सकता? परिमाप उस किसी आकृति द्वारा घेरी गई कुल लंबाई, तो इसका परिमाप ज्ञात कर सकते हैं। ये एक आयताकार आकृति है, इसका परिमाप ज्ञात कर सकते हैं त्रिभुजाकार तीनों भुजाओं का योग। ये वृत्ताकार, वृत्त की परिधि ज्ञात कर सकते हैं, और इस आकृति का परिमाप ज्ञात नहीं किया जा सकता। अगला सवाल है, चित्र में कोण AOB और कोण COD क्या है? AOB और COD ये है शीर्षाभिमुख कोण, क्योंकि यहाँ जो है दोनों रेखाओं का मिलान बिंदु है O, ये AOB और COD शीर्ष अभिमुख, शीर्ष के सामने, तो ये है शीर्षाभिमुख कोण। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए। बात करें इसमें रेखीय युग्म वाले कोणों की, तो AOB और AOD ये है रेखीय युग्म, या ये भी कह सकते हैं AOB और BOC, ये भी रेखीय युग्म कोण है। समतल पर कोई वस्तु जितना स्थान घेरती है वह उसका क्या होता है? समतल द्विविमीय आकृति अर्थात समतलीय आकृति, वह जितना स्थान घेरती है, जैसे यह एक आयताकार आकृति है, इसके द्वारा घेरा गया कुल क्षेत्र उसका क्षेत्रफल कहलाता है। तो ये आंसर हो जाएगा डी। किसी आकृति के घेरे की लंबाई को क्या कहते हैं? जैसे त्रिभुजाकार आकृति है, तीन भुजाएं हैं, तो जैसे ये पहली भुजा, ये दूसरी और ये तीसरी, इस घेरे की कुल लंबाई अर्थात तीनों भुजाओं का योग, तो यह कहलाता है परिमाप। अगला सवाल है, चतुर्भुज के आमने सामने के बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती? तो यह एक चतुर्भुज है, चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति, आमने सामने के बिंदुओं अर्थात जैसे इसके सामने, तो ये जो है ये कहलाते हैं विकर्ण, विकर्ण कहलाते हैं। आमने सामने के बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा या रेखाखंड जो है विकर्ण कहलाते हैं। अगला सवाल, वृत्त के क्षेत्रफल πr² में पाई का मान क्या होता है? तो बात करें वृत्त की, यह एक वृत्ताकार आकृति, इसका केंद्र बिंदु मान लेते हैं O। वृत्त का क्षेत्रफल सूत्र दिया हुआ है सवाल में πr²। अब पाई क्या होता है? पाई वृत्त की परिधि जो है वो होती है 2πr, और वृत्त का व्यास जो कि त्रिज्या का दुगुना होता है, तो वृत्त का व्यास हो जाएगा 2 गुणा r अर्थात 2r। वृत्त की परिधि और व्यास का अनुपात यानी कि 2πr/2r, तो r से r कट गया, 2 से 2 कट गया,
तो वृत्त की परिधि और व्यास का अनुपात जो है वो पाई के बराबर होता है। पाई का मान 22/7 कहें या संख्यात्मक रूप में 3.114 होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा पाई का मान होता है 22/7। तो इस तरह से हमने रेखागणित के बेसिक प्रश्नों को हल करके शुरुआत से सीखा।